हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजा साहब में। और आज हम कुछ 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के तापमान को अगर 300 केल्विन से बढ़ाकर 600 केल्विन कर दिया जाता है तो इसमें ऊर्जा उत्सर्जन की दर हमें बतानी है। आपके ऑप्शन है ए 2 गुनी हो जाएगी, बी 4 गुनी हो जाएगी, सी 8 गुनी हो जाएगी या डी 16 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इसकी एक डेफिनेशन होती है कि किसी भी पृष्ठ के द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा का मान होता है वो उसके परम शून्य ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ई जो होता है हमारा ऊर्जा उत्सर्जन में परिवर्तन की दर परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे हमको दो ताप के वैल्यूज़ दिए गए हैं जो कि है 300 केल्विन से बढ़कर 600 केल्विन हो जाती है। मतलब यहाँ पे हमको T1 और T2 का मान दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा E1 ऑन E2 इक्वल टू T1/T2। फिर यहाँ पे जो हमको वैल्यूज़ दी गई है उसको हम पुट करते जाएंगे। हमें दो ताप दिए गए हैं T1 और T2 की वैल्यू, तो उसको हम पुट करते हैं। वो हो जाएगा हमारा T1 की वैल्यू लिखेंगे और T2 की। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका हमारा कि जब आप 300 अपॉन यहाँ पे लिखा है आपको 600, तो इसको करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। 1/2 की पावर में भी 4 रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, 1/16 हुआ। और हमको क्या निकालना, जो हमको इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है वो क्या है, हमारा E1/E2 है। तो E1/E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/16। तो अगर आप E2 की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, 16E1। मतलब वो जो हमको ऊर्जा उत्सर्जन की दर होगी वो 16 गुना होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एल्यूमिनियम का एक स्थायी आइसोटोप दिया गया है, तो इसके संभावित इसमें क्या विघटित होगा हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए अल्फ़ा, बी बीटा या सी पॉजिट्रॉन और डी प्रोटॉन का उत्सर्जन होगा। किस चीज़ का उत्सर्जन होगा हमें ये बताना है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आइसोटोपी क्या होता है। आइसोटोप क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होती है तो हम उसको आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीटा उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 37 अंश सेंटीग्रेड का हमें तापमान किसके बराबर होता है ये बताना है। जो तापमान बताना है हमें वो फ़ारेनहाइट में बताना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू होता है हमारा, फ़ारेनहाइट में हमको निकालना है तो F-32/9। आपको C में सेंटीग्रेड में वैल्यू दी गई है यहाँ पे 37, तो आप उसको पुटअप करेंगे 37। फिर हम इसे जो दिया गया है हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इधर का एज इट इज़ ही रहेगा। इधर जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमको मिलेगा 333। और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको जो वैल्यू हमें मिलेगी वो फ़ारेनहाइट में मिलेगी और वो हमारी हो जाएगी 98.6। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विस्थापन विधि में लेंस की दो स्थितियों में प्रतिबिंब की लंबाई हमको दी गई है जो कि है 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमें वस्तु की लंबाई बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई के लिए एक फॉर्मूला होता है। वस्तु की लंबाई जो होती है वो रूट ओवर हम I1 I2 से निकालते हैं। लंबाई कहें या फिर हम ऊंचाई की बात करें तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको जो I1 I2 दिया गया है वो ये है आपका जो 9 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसको आप इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा √36, मतलब आपका हो जाएगा 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वातावरण में उपस्थित ढेर सारी गैसों के पृथ्वी के आसपास में बने रहने का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है ए हवा, बी बादल, सी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, डी गुरुत्वाकर्षण। तो वातावरण में जो हमको बहुत सारी गैसें मिलती है उसके पृथ्वी के आसपास होने का सिर्फ एक ही कारण है, जो कि है गुरुत्वाकर्षण। ये बिल्कुल बेसिक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पर्ल का रासायनिक संयोजन क्या है, हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम कार्बाइड या डी कैल्शियम क्लोराइड। तो पर्ल जो होता है उसका अगर हम बात करें उसका रासायनिक संयोजन की, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसे कैसे प्राप्त करते हैं ये जाना जाए, तो जब हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तब हमें कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप जो होता है वो प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है चूना, सीमेंट, सोडा इत्यादि के निर्माण में। साथ ही साथ इसका प्रयोग पेंट बनाने में भी किया जाता है और टूथपेस्ट के बनाने या फिर पाउडर ये सब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ धातुओं के निष्कर्षण में भी इसे काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि तरंगाग्र में लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए तरंग, बी किरण, सी वक्रता त्रिज्या या डी फोकस दूरी। क्या कहलाती है हमें ये बताना है। तो तरंगाग्र में जो लंबवत रेखा, तरंगाग्र आपकी कुछ इस तरह होती है और इसमें जो लंबवत रेखा होती है, इस टाइप की जो लंबवत रेखा होती है वो किरण को बताती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये किरण को निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अदिश राशि क्या है, इनमें से हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए वेग, बी विस्थापन, सी ताप और डी संवेग। तो इसमें से कौन सी अदिश राशि है हमें ये बताना है। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप। ताप जो है हमारी वो यहाँ पे अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसका सिर्फ परिणाम होता है, इसकी दिशा नहीं होती। और शेष अन्य राशि जो आपको दिख रही है जैसे कि वेग है, विस्थापन है, संवेग है, ये सभी राशियाँ जो है हमारी ये सदिश राशियाँ हैं, क्योंकि इनमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको पूछा है कि समतापी प्रक्रम में, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है, हमें ये बताना है। तो समतापी प्रक्रम के बारे में हमने इससे पहले भी देखा था कि समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें किसी भी मतलब अवस्था परिवर्तन के दौरान अगर निकाय का ताप स्थिर बना रहता है तो हम उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में जो समतापी प्रक्रम वह होता है जब ताप जो होती है हमारी वो स्थिर रहती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस टाइप का जो हमें समीकरण दे दिया गया है एक, हमें ये बताना है कि ये किस चीज़ का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए बीटा क्षय का, सी बी गामा क्षय का, सी संलयन का या डी विखंडन का। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, आपको ये इक्वेशन किसका उदाहरण है ये बताना है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया देता है, ठीक है। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और यह अभिक्रिया बहुत उच्च ताप पर कराई जाती है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संलयन का, ठीक है। ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है जो आपको दिख रही है और इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 2 वोल्ट और उसके बाद फिर और दिख रहा है ये सब जो है वो ऊर्जा मुक्त हुई है वो है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा, हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है A2 ब्यूटीन, B2 ब्यूटाइन,
C2 ब्यूटेनॉल या D सिर्फ ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज्यामितीय समवेयता क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र समान हों परंतु द्विआबंधित कार्बन परमाणु के कारण जो चार परमाणु या समूहों की जो आकाशीय व्यवस्था हो वो भिन्न भिन्न होती है, मतलब ज्यामितीय आकृति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो हम उसे ज्यामितीय समवेयता कहते हैं और इस परिघटना को ज्यामितीय समवेयता कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसमें बोल रहा है कि कौन सा ज्यामितीय समवेयता प्रदर्शित करेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 ब्यूटीन। अगर हम इसका निकालें तो इसके दो हमें प्राप्त होंगे। इसका अगर हम ज्यामितीय आकृति देखें तो दो डायग्राम्स हमें प्राप्त होंगे, एक जो होगा वो C2 ब्यूटेन होगा और एक ट्रांस ट्यूब्यूटेन होगा। पहले ये जान लेते हैं कि सीस और ट्रांस क्या होता है। तो सीस जो होता है वो इंडिकेट करता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो उसी साइड सेम साइड में होगा कार्बन चेन के, जिस साइड कार्बन चेन के सेम साइड में रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप रहेगा हमारा। ठीक है, और अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अपोजिट साइड में होता है कार्बन चेन के। एक में जो होता है वो कार्बन चेन के ही साइड में होगा फंक्शनल ग्रुप, और अगर ट्रांस की बात करें तो वो अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। इसकी आकृति कुछ ऐसी रहेगी कि इधर ये इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये हो जाएगा हमारा सिस 2 ब्यूटेन। और अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में क्या होगा, हमारा जो जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको एक साइड दिख रहा है ना, ये अपोजिट साइड में रहेंगे। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम साइड में होगा, इसमें आपको सेम साइड में दिख रहा है, लेकिन अगर हम ट्रांस में देखेंगे तो ये आपको अपोजिट साइड में देखेगा। चलिए उसकी भी डायग्राम हम देख लेते हैं। अगर ट्रांस की बात करें तो वो यहाँ पे हम ट्रांस का देख लेते हैं, तो ट्रांस का कुछ ऐसा रहेगा। ये कुछ इस तरह रहेगा इसका डायग्राम। ठीक है, ये हमारा 2 ट्रांस ब्यूटेन है। हमने ये जान लिया कि ट्रांस और सीस क्या होता है, और इनके डायग्राम में आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा कि सीस में जो होगा हमारा, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के साइड में ही होगा, सेम साइड में होगा। और अगर हम ट्रांस की बात करें तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन चेन के अपोजिट साइड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोल डिस्क का द्रव्यमान अगर हमको m दिया गया है तथा त्रिज्या r है, तो किसी व्यास के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण जो I से हम प्रदर्शित करते हैं, I इक्वल टू होता है mr का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, जहाँ पे अगर हम r की बात करें तो r डिस्क की त्रिज्या होती है और m डिस्क का द्रव्यमान होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर हमको दिया गया है आयरन ऑक्साइड, तो हम उसमें आयरन का यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, ये आपको सूत्र दिया गया है और हमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हम उसको एक्स के साथ लिखेंगे। यहाँ पे आपको आयरन 3 दिया है तो आप 3x करेंगे, और प्लस में आपका रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 4 दिया और इसकी वैलेंसी जो होती है वो -2 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x -8 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हम निकालें तो वो हो जाएगी 8/3। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसमें बंध कोण का मान न्यूनतम होगा, हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए जल में, बी H2S2 में, सी जो है अमोनिया में, या डी मीथेन में। तो हमें ये बताना है कि किसके जो न्यूनतम हमें बंध कोण किस में प्राप्त होगा।
तो वे अणु जिसके पास इलेक्ट्रॉनों के बंद जो लोन मतलब बॉन्ड पेयर के साथ साथ अगर लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के अणुओं की जो आकृति होती है वो सामान्य नहीं होती, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर होते हैं इनके बीच एक प्रतिकर्षण होता है। यही एक कारण है कि जल का अणु जो होता है वो रेखी ना होकर वी शेप में होता है, ठीक है। और अगर हम इसके कोण की बात करें जल के अणु की, तो इसका मान होता है आपका 180 अंश पर ना होकर ये सीधा हो जाता है हमारा 104.31, ठीक है, ये इसकी डिग्री में होता है। अगर वहीं हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का भी जो कोण का मान होता है वो 109.28 डिग्री ना होकर के 106 दशमलव कुछ होता है, ठीक है। अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन के भी जो परमाणु बनते हैं उसका मान होता है 109 डिग्री 0.28 ऐसा कुछ होता है इसका भी। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि सबसे न्यूनतम बंध कोण किसका होता है, तो जो आपका ऑप्शन बी दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो H2S होता है, ठीक है, H2S का जो बंध कोण का मान सबसे न्यूनतम होता है जो कि 92 डिग्री है। और बाकी अन्य की हम बात करें तो अन्य आपको सभी जो मिलेगा वो 100 के आसपास ही मिलेगा, जो अन्य आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमको दिया गया है कि आयोडीन का अर्धायु काल हमको दिया गया है 60 दिन है, तो हमें 180 दिन बाद बताना है कि उसमें उपस्थित रेडियो एक्टिवता का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो पहले हमको अर्धायु काल दिया गया है तो हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 180 दिन बाद हमें निकालना है और उसका अर्धायु काल हमको दे दिया गया है 60 दिन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 180 बटे में 60 कर देंगे और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि एन टी इक्वल टू होता है n0/2 की पावर n होता है, ठीक है। तो n0 आप वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे जो 2 की पावर n है तो n की वैल्यू आपके पास क्या आई है, स्मॉल n की वैल्यू आपके पास 3 आई है, तो आप 3 को यहाँ पे पुट अप करेंगे तो देन आपका एन टी इज इक्वल टू क्या होता है, n/n0 होता है, तो उसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, एन टी इक्वल टू n/n0 होता है। और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ पे आपकी इधर आप वो किए उसको एक साइड कर दिए तो ये हो गया NT/n0। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1/2 की पावर 3 बचेगा। 1/2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 1/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.125, ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको परसेंट में निकालेंगे तो ये कुछ आएगा आपका 12.5% और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट पर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यूज़फुल लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।